लास्ट क्लास में हमने सेबी चैप्टर में सेबी की पावर्स पढ़ी थी। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन चैप्टर नंबर 6A की, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेबी जो है वो अलग अलग मामलों में क्या क्या पेनल्टीज लगा सकता है। आप जब इन पेनल्टीज को पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना और स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सेबी को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंटरमीडियरी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांग सकती है और इंक्वायरी कर सकती है। पहले तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। आगे सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज IA ये भी कहता है कि अगर सेबी को रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक से भी वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है। पहले तो ये पावर याद रखो। अब पेनल्टीज़ क्या क्या हैं और पेनल्टी का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो आपको ये विथ सेक्शन ध्यान रखना होगा। सेक्शन 15A कहता है कि अगर सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने कहा है किसी कंपनी को या किसी इंटरमीडियरी को, वो ना करे तो क्या पेनल्टी है। अगर कोई ब्रोकर क्लाइंट से एग्रीमेंट ना करे और शेयर ट्रांजैक्शन करे तो क्या पेनल्टी है। अगर कंपनी सेक्शन 15C कहता है कि इन्वेस्टर के ग्रीवेंस रिड्रेस ना करे तो क्या पेनल्टी है। सेक्शन 15D कहता है कि म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या पेनल्टी है। सेक्शन 15E कहता है कि म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ी हुई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है तो क्या पेनल्टी है। देखो ये वाला पैच जो है ना, ये पूरा 3 हिस्सा म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कवर करेगा, ध्यान रखिए। फिर 15EB जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट पे पेनल्टी लगाता है। ठीक, सेक्शन 15F जो है वो स्टॉक ब्रोकर ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया उसकी पेनल्टी बताता है। सेक्शन 15G जो है इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी बताता है। सेक्शन 15H ये कहता है कि अगर किसी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर किया है और उसका डिस्क्लोजर नहीं किया है तो 15H में पेनल्टी है, ठीक है। वैसे ही 15H डबल ये कहता है कि अगर सेबी के डाटाबेस में कोई छेड़छाड़ या डिस्ट्रक्शन हुई है तो क्या पेनल्टी है। 15HA कहता है कि फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या पेनल्टी होती है। HB कहता है कि मिसलेनियस पेनल्टीज, अगर कहीं कोई पेनल्टी ना दी हो तो HB की पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो चलिए पहले इस पर डिस्कशन तो किया जाए क्या क्या पेनल्टी है। जैसे सबसे पहला हमारा सेक्शन आ रहा है 15A। 15A में देख लो, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, लगभग सब में पेनल्टी अमाउंट लगभग सब में वही है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 15A में ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को, यहाँ पर्सन का मतलब क्या हो गया, कंपनी, या फिर क्या हो गया, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी को सेबी को क्या करना है, कोई जानकारी देनी है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उन्होंने फॉल्स या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, या फिर कोई रिटर्न फर्निश करना है या कोई इन्फॉर्मेशन या बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाना है और उन्होंने या तो जमा ही नहीं किया या गलत जमा कर दिया, या सेबी ने बुक मेंटेन करने बोला था और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं ये कंपनी या इंटरमीडियरी, तो यहाँ पर जो पेनल्टी का अमाउंट है वो है नॉट लेस देन 1 लाख, विच कैन बी एक्सटेंड टू कितना, 1 लाख रुपीज़ पर डे। देखिए क्या होगा, 15 क्या कहता है, अगर सेबी ने किसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने कहा है या कोई रिटर्न फर्निश कहा है और उसने या तो अगर नहीं किया या गलत कर दिया या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखी, तो कम से कम ₹1,00,000 का जुर्माना लगेगा, जो बढ़ के ₹1,00,000 ईच डे तक हो सकता है, जब तक आप ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर रहे हो। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना रुपए तक जा सकता है, ₹1,00,00,000 तक जा सकता है। तो क्या है मिनिमम, देख लो, 1 लाख लगेगा ही लगेगा, और मैक्स क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपए पर डे, अप टू कितना, ₹1,00,00,000 तक, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। ये 15A हो गया। फिर 15B की बारी आती है। 15B ये कहता है बेसिकली कि अगर कोई पर्सन है जो एज एन इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड है, इंटरमीडियरी मान लो आप, जैसे ब्रोकर बोल दो, वो अपने क्लाइंट को अब कोई सर्विस देना चाहता है पर क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर पाया, तो अगेन जो पेनल्टी है वो क्या है, ₹1,00,000 तक है, और मैक्सिमम जो है वो ₹1,00,000 पर डे तक हो सकती है, सब्जेक्ट टू ₹1,00,00,000। सिमिलरली अगर कोई कंपनी है 15C के हिसाब से, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो जो है बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं कर पा रही है, सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंपनी या इंटरमीडियरी को ₹1,00,000 तक देना पड़ सकता है।
ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम जो बढ़ के हो सकता है 1 लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़ रुपए, सब मेरे को सेम अमाउंट है। देन 15D की बारी आती है। 15D अब आ गया म्यूचुअल फंड। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिए म्यूचुअल फंड की स्कीम चला रहा है, तो इसमें जो पेनल्टी है वो 1 लाख है, जो मैक्सिमम लाख रुपए पर डे हो सकती है, पर डे के हिसाब से 1 करोड़ तक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन के टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला, मतलब आपकी जो स्कीम्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, या आपने इन्वेस्टर्स को स्कीम तो बेची पर उनको यूनिट सर्टिफिकेट नहीं बेच पाए, स्कीम का सर्टिफिकेट नहीं बेच पाए, या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड नहीं कर पाए। मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ ना, पहला, फेल्स टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, इस पे तो पेनल्टी आपने जान ली, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़। दूसरा क्या बोल रहा है, फेल्स टू कंप्लाई, फेल्स टू कंप्लाई बोल रहा है, ठीक है, फेल्स टू कंप्लाई, रजिस्ट्रेशन की शर्तें नहीं मान पाए। तीसरा, फेल टू लिस्ट द स्कीम, स्कीम की लिस्ट नहीं करवा पाए, लिस्टिंग नहीं करवा पाए, ठीक है। फिर फेल टू डिस्पैच, डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, फेल टू रिफंड अमाउंट। तो इस सिचुएशन में वही है, मिनिमम 1 लाख रुपए, ठीक है, जो मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है कितना, लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़, ठीक है। फेल टू इन्वेस्ट मनी, एक छूट गया था पॉइंट, इन्वेस्टर का पैसा जो है आप कहीं पैसा दे तो दिए हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो 15D को थोड़ा खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है 15E, ठीक है। 15E बेसिकली ये कहता है कि जब आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं पर वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, लेकिन वो कंपनी इन रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मान रही है, तो इस सिचुएशन में पेनल्टी लग सकती है 1 लाख की, जो मैक्सिमम हो सकती है लाख रुपए पर डे, 1 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है। देन अगर कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, अगर एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो सेबी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगेन पेनल्टी का अमाउंट थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़, ये हर जगह पड़े हो आप, या फिर जितना फायदा या प्रॉफिट उस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाया है उसका 3 गुना ज़्यादा, विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी, ठीक है। देन अगर रिसर्च एनालिस्ट है या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, ये जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इनको सेबी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, और यदि ऐसा करने फेल हो जाते हैं ये, तो मिनिमम लाख रुपए, मैक्सिमम लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़, ठीक है। देन मान लो स्टॉक ब्रोकर से कोई गलती हो गई, जैसे स्टॉक ब्रोकर ने क्या किया, डील तो किया पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया मतलब आपके साथ अग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो 1 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का। दूसरा, आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दिलवा पाया शेयर का या आपके इन्वेस्टमेंट का, तो अगेन 1 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे, अप टू 1 करोड़। आपसे एक्सेस ब्रोकरेज अगर उसने चार्ज कर दिया ब्रोकर ने, तो मिनिमम 1 लाख बढ़ के मैक्सिमम जितना भी ब्रोकरेज है उसका 5 गुना तक की पेनल्टी लग सकती है। बहुत आराम से पढ़ना, अच्छे से याद रखना। सिमिलरली 15G, ये सारी पेनल्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखो। 15G आता है, 15G ये कहता है बेसिकली अगर कोई पर्सन ने खुद से या अपने ब्याह में किसी और पर्सन से अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में डील किया है, या ये इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करी है, या काउंसिल कर दी है, मतलब राय दी है कि ऐसे आप यूज़ करो, तो इस सिचुएशन में मिनिमम 10 लाख की पेनल्टी है, जो बढ़ के 25 करोड़ हो सकती है, या फिर जितना आपने मुनाफा कमाया उसका 3 टाइम्स, विच एवर इज हायर। देन 15H जो है वो बोलता है कि आप एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हो, तो जब आप टेक ओवर करना चाहते हो तो एक लिमिट से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होने पे आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, सारे शेयर होल्डर के घर लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ता है कि आप इस कंपनी का टेक ओवर करना चाह रहे हो, और उसका कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो 10 लाख का मिनिमम जुर्माना, मैक्सिमम 25 करोड़ का, या जितना भी आपने फायदा कमाया है टेक ओवर से उसका 3 गुना का। देन एच ये कहता है कि आप कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करते हो या फ्रॉड प्रैक्टिस करते हो, मिनिमम 5 लाख का जुर्माना जो बढ़ के 25 करोड़ हो सकता है,
या 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 15H डबल ए आता है, अगर कोई पर्सन जानबूझकर सेबी के पास किसी रखे डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करता है या उसमें कुछ ऑल्टरेशन करता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो पेनल्टी होती है वो मिनिमम 1 लाख की होती है, जो बढ़ के 10 करोड़ हो सकती है। या उस डिस्ट्रक्शन से अगर आपने कोई फ़ायदा कमाया तो उसका 3 गुना तक प्रॉफिट आपको देना पड़ता है। देखो इतना अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पढ़ना है। ठीक, अगर कहीं कोई अमाउंट नहीं दिया होगा तो याद रखना जो मिसलेनियस पेनल्टी है वो 1 लाख से 1 करोड़ तक तो होनी ही होनी है। तो बेटा ये पेनल्टी तो पहली बात आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब आगे बारी आती है एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन मतलब हाउ प्रोसीडिंग्स विल गो। जैसे आपके खिलाफ अगर सेबी को एक्शन लेना, तो सेबी के पास ये पावर है कि वो आपके खिलाफ एडजुडिकेशन चला सकती है। एडजुडिकेशन मतलब आपके खिलाफ डिसीजन दे सकती है। ये आईएमपी है तो इसको थोड़ा अच्छे से करोगे आप लोग। तो मैं इसके लिए आपके लिए जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखिए। सेबी क्या कर सकती है एडजुडिकेशन पर्पस के लिए, केस चलाने के लिए, अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो डिवीजन चीफ के रैंक का ऑफिसर होगा। इस ऑफिसर को हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहेंगे। ये बराबर क्या करेगा, इंक्वायरी बिठाएगा, सामने वाली कंपनी इंटरमीडियरी को बराबर नोटिस देके। ठीक है, इस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ये पावर दी जाती है कि ये समय समय पर कंपनी से जुड़े लोगों को सम्मन कर सकता है, उनसे एविडेंस मंगवा सकता है अगर उसको ज़रूरी लगता है तो। और अगर वो इस बात से सेटिस्फाई है कि पर्सन ने प्रोविजंस फॉलो नहीं करे हैं तो पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, फर्दर आगे ये भी बोला गया है कि सेबी भी जो है, जो भी प्रोसीडिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कराई है, ठीक है, वो उसकी कॉपी मंगवा सकता है, उसको चेक कर सकता है। और अगर सेबी को ये लगता है कि ऑफिसर ने कोई गलत फैसला दे दिया है तो बराबर इंक्वायरी करने के बाद वो क्या कर सकता है, पेनल्टी को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। हाउएवर ये ऑर्डर तब तक पास नहीं किया जा सकता सेबी के द्वारा जब तक सारी पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का मौका ना दिया गया हो। फर्दर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अगर कोई फैसला सुना दिया है तो 3 महीने के अंदर अंदर ही उसके खिलाफ अपील हो सकती है, उसके बाद अपील नहीं हो सकती। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। कितना आसान है, सेबी ने एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया, ये आपको बुलाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट से सबमिट करवाएगा, आपको एग्जामिन करेगा और उसके बाद पेनल्टी लगा देगा। सेबी इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है और देख सकती है कि अगर ऑफिसर का फैसला एररनेस है तो वो बेसिकली पेनल्टी के अमाउंट को बढ़ा या घटा भी सकती है। हाउएवर ये बढ़ाना या घटाना पेनल्टी का बात रखने का मौका देने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। आगे सुनो, जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपना डिसीजन सुनाकर आप पे पेनल्टी लगाता है तो 3 एस्पेक्ट पे वो ध्यान देता है। पहला एस्पेक्ट ये है कि आपने कितना अनफेयर एडवांटेज उठाया, मतलब सामने वाली कंपनी से आपने कितनी कमाई करी। आप पर पेनल्टी लगाने से पहले इन फैक्टर्स को देखा जाता है कि आपने कितना अनफेयर एडवांटेज उठाया। दूसरा, आपके कारण सामने वाली पार्टी को कितना लॉस हुआ। और तीसरा ये देखा जाता है क्या आप रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं है, क्या आप रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं है, मतलब बार बार सेम डिफॉल्ट तो नहीं करते हो। 3 चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, अब जो पेनल्टी का अमाउंट होता है जो आप पे करोगे वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सेबी की ऑर्डर से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए एक और बॉडी है जहाँ जाके अपील की जा सकती है, वो है चैप्टर 6 में आने वाला SAT, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो भी सेबी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है वो SAT में जाके अपील कर सकता है। इसको लेकर सेक्शन 15 के ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया है जिसका नाम सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है और जिसका काम ये है कि सेबी के अगेंस्ट अपील सुनना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल मुंबई में बनाया है और अलग अलग प्लेसेस पे भी इसे रखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, फर्दर इसका कंपोजिशन कैसा होगा, तो सेक्शन 15L कहता है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और उसकी हेल्प करने के लिए जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जुडिशियल मेंबर जिनको लॉ फील्ड का नॉलेज है, टेक्निकल मेंबर जो एक पर्टिकुलर फील्ड में जैसे अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को जब कोई पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी होगी
तो पूरी एक बेंच इस पावर को एक्सरसाइज करेगी, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होंगे, जुडिशियल मेंबर भी होंगे, टेक्निकल मेंबर भी होंगे। ठीक है, एक बेंच में जैसे मैंने बताया प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 या 2 से ज़्यादा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाउएवर अगर एक सिंगल बेंच बनती है तो उसमें एक जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर भी हो सकता है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑफिस मुंबई में होता है और किसी और प्लेस पे अगर रखवाना चाहे तो रखवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि वो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर को एक बेंच से दूसरे बेंच में शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की और अदर मेंबर्स की अगर बोला जाए तो बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर दी, ये क्वालिफिकेशन रखी गई है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर वही बन सकते हैं जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक, दूसरी चीज़, जुडिशियल मेंबर कौन हो सकते हैं? कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं कम से कम 5 सालों तक। कितने सालों तक? 5 सालों तक। ठीक है, वैसे टेक्निकल मेंबर कौन हो सकते हैं? तो टेक्निकल मेंबर वो हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक पे रह चुके हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनका स्पेशल नॉलेज है कम से कम 15 साल का किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी याद रखना, जैसे ये 2 लोग हैं, कौन कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर। इनको जैसे अपॉइंट करना होता है ना सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेती है, परमिशन मतलब कंसल्टेशन देती है, उसके बाद ही अपॉइंट करती है। ये बात मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। आगे जैसे अगर हमने ये देख लिया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्टेशन दे रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। वैसे अगर टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? चेयरपर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही होते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी यहाँ के मेंबर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी यहाँ के मेंबर होते हैं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और लीगल अफेयर के डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है यहाँ के मेंबर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक, नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक पुराना प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीट वैकेट ना कर दे या जगह खाली ना कर दे, ये मत भूलना। ठीक है, इनका टेन्योर जो होता है किसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर का, ये 5 साल के टर्म का होता है। ठीक है, और ये चाहे तो नेक्स्ट 5 ईयर या अनदर 5 ईयर के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं। बस ये याद रखना, सुपर एनुएशन एक एज है, मैक्सिमम एज 70 साल दी गई है यहाँ पे। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ आप नहीं भी देखेंगे चलेगा। नीचे आते हैं, जो मुद्दे की बात पढ़नी है कि एसएटी में अपील कब कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन सेबी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, प्लस फर्दर पावर एक्सटेंडेड है, देखो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो 3 लोग को कवर कर दिया गया। किसको? सेबी को, आईआरडीए को, पीएफआरडीए को। ठीक है, इन प्लेसेस पे जो डिसीजंस या ऑर्डर हैं, यदि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो विद इन 45 डेज ऑर्डर की कॉपी मिलने के आप क्या कर सकते हो? एसएटी में अपील कर सकते हो। जब आप एसएटी में अपील करोगे तो सारी पार्टीज को बात रखने का मौका देके या तो सेबी के ऑर्डर को कंफर्म कर देगी या मॉडिफाई कर देगी या सेट असाइड मतलब रिजेक्ट कर देगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है अगर आप 45 डेज में अपील ना कर पाओ लेकिन आपके जेन्युइन रीज़न है तो सफिशिएंट कॉज होने पर आपकी अपील को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा। आगे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या पावर्स हैं? तो जो पावर एक सिविल कोर्ट के पास होती है, सिमिलरली इनके पास भी वैसी पावर है। लोगों को समन करना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, एविडेंसेस को एफिडेविट पे देना, गवाहों को एग्जामिन करना, डिसीजंस को रिव्यू करना एनसीएलटी के या आईआरडीआई के, एप्लीकेशन को डिसमिस करना, ऑर्डर को सेट असाइड या रिजेक्ट कर देना, या ऐसा ही कोई मैटर और प्रिस्क्राइब हो। तो ये एसएटी की पावर से मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सेबी एसएटी के सामने प्रेजेंट कौन हो सकता है? तो उसको लेकर सेक्शन 15
5 ये कहता है बेसिकली कि एक अपीलेंट खुद पर्सनली भी अपीयर हो सकता है या अपने भी आप में सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट जो इन प्रैक्टिस हैं उनको भी ऑथराइज कर सकता है कि वो इस पर्सन या कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एसएटी के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दें। ये बात आप मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा ही क्या है इम्पोर्टेंट है। फर्दर जो एसएटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या अदर ऑफिसर हैं सभी लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, मतलब इनकी तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो इन पर भी क्रिमिनल प्रोसीड चल सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर आप एसएटी के भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है बेटा तो आप 60 दिन 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर लेट हो गए और जेन्युइन रीज़न या सफिशिएंट रीज़न है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी आपकी अपील सुन सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी है इसको हम लोग चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे, 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी विल स्टडी इन चैप्टर 1, चैप्टर 1 में स्टार्ट करें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मत भूलना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आएगा जहाँ पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है इसमें आपने यहाँ तक पढ़ा वही आपके लिए बहुत है। मेनली सेबी चैप्टर में आप इतना ही पढ़ोगे और इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। इसमें एक चीज़ आपको रिकवरी ऑफ अमाउंट का कंसेप्ट अपने स्टडी मैट में देखिएगा, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे एक पर्सन जो है अगर सेबी की लगाई पेनल्टी पे नहीं कर पाता है या सेबी के डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाता है मनी के रिफंड को लेकर, या फिर पैसों का डिसगॉर्जमेंट या हेरा फेरी करता है, या सेबी की ड्यू फीस पे नहीं कर पाता तो सेबी एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है। अब ये रिकवरी ऑफिसर उस कंपनी से वसूली करेगा, कैसे? उस पर्सन या उस कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी बेचकर, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट को अटैच करके, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर, उस पर्सन को डिटेन या अरेस्ट करके, ठीक है, एक रिसीवर अपॉइंट करके जो उस पर्सन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। तो बात ध्यान रखिएगा, सेबी ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी है, यदि आप पे नहीं कर रहे हो तो रिकवरी ऑफिसर ये सारे काम कर सकता है, मत भूलना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम क्लैरिटी आपको इसमें होनी चाहिए। रेस्ट पावर टू मेक रूल, पावर टू ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंसेंट ऑर्डर आपको करना है। कंसेंट ऑर्डर एक सेटलमेंट ऑर्डर होता है जो रेगुलेटर जैसे मान लो सेबी और उस पर्सन के बीच है जिसने सिक्योरिटीज लॉ को तोड़ा है। तो इसमें क्या होता है, कंसेंट ऑर्डर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी दी जाने का मतलब ये है कि जल्दी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, केस का फटाफट निपटारा होगा अगर सामने वाला अपनी गलती को मान लेता है तो। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कंसेंट ऑर्डर आ गया है तो फिर कंसेंट ऑर्डर के खिलाफ एसएटी या सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील नहीं जा सकती, क्योंकि आप खुद ही रेगुलेटर से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो। ये बात आप ध्यान रखना, मत भूलना, ठीक है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ क्या रोल है, तो अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड पर्सन है तो वो किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर सकता है कि वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर उस पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये बात आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना पढ़ेंगे, केस स्टडी के एक हम अलग से क्लास रखेंगे बेटा, उसमें आपको मैं सारी केस स्टडी आपको एक साथ कराऊंगा। तो आप इतना करिए। थैंक यू सो मच, आपका सेबी चैप्टर खत्म हो गया।